दुनिया भर की सरकारें और बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स चाह रहे हैं कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करें। What we face is population collapse. By urging couples to have 3+ children and boost fertility rates. मुझे लगा था हम ओवर पॉपुलेशन की चिंता कर रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत में गिरती हुई फर्टिलिटी रेट पर चिंता जताई और कहा कि भारतीयों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि हमारी जनसंख्या घटने ना लग जाए। पिछले कुछ समय से साउथ के स्टेट्स में भी हमें ये सुनने को मिला है। पिछले साल अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लोगों से अपील की कि वो और बच्चे पैदा करें। आंध्र प्रदेश में 30 साल पुराना नियम था कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो लोकल बॉडी इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता। उस रूल को हटा दिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों को ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए इंसेंटिव्स भी देने की सोच रहे हैं। अगले ही दिन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पूछ लिया कि क्यों ना हम 16 बच्चे पैदा करें। नेताओं के इन बयानों के पीछे पॉलिटिकल कारण भी है, लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा करवाने की कोशिश दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं। पर आखिर क्यों? ऐसा कौन सा नुकसान हो रहा है कम बच्चे पैदा होने पे? और क्या सरकार के बोलने पर लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे या आने वाले समय में फर्टिलिटी रेट और ज्यादा गिरने वाली है? पॉपुलेशन कंट्रोल, ये फ्रेज सुनते ही हमारे दिमाग में आती है चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। 1980 से लेकर 2015 तक चाइना में अर्बन कपल्स के लिए 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक थी। In an effort to protect its people from starvation, China has enacted a policy limiting families to just 1 child. इसका उल्लंघन करने पर उन पर हैवी फाइन्स लगते थे या जबरदस्ती अबॉर्शन और स्टेरिलाइजेशन तक होता था। किसी देश में हर महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है उसे कहते हैं उस देश की टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर हर कपल 2 बच्चों को जन्म दें तो जनसंख्या जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, राइट? अब सारे बच्चे बड़े नहीं हो पाते, इसलिए इस नंबर को 2 से थोड़ा सा ज्यादा 2.1 पे रखा गया है। अगर किसी देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो उसकी जनसंख्या उतनी ही बनी रहेगी। एक समय पर 6 से भी ज्यादा फर्टिलिटी रेट रखने वाले चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2015 तक अपनी फर्टिलिटी रेट को 1.67 तक गिरा दिया। 2016 में चाइना 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आ गया और फिर 2021 में अब 2 बच्चों की बंदिश भी हटा दी गई है। अब चाइना में कपल्स 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। चीन चाहता है कि उसके लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन वहां के मिलेनियल्स का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाइना की फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रही है और 2022 में घटकर केवल 1.2 रह गई है। साउथ कोरिया का इससे भी बुरा हाल है, जहां की फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 0.72। यहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो गई है। इसे एक नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जा रहा है और सरकार इससे निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय ही बना रही है। The government has decided to launch a population control tower at a deputy prime minister level to take charge of low birth rates and aging population. कोरिया का लाला नाम से एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं। अपने एक वीडियो में उन्होंने बताया कि बच्चे पैदा करने को लेकर साउथ कोरियंस क्या सोचते हैं। कई घरों में मतलब जिनका थोड़ा स्ट्रिक्ट है उनके घर में ये सिखाया जाता है कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम शादी करो, कुछ भी करो, इश्क लड़ाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस समाज में ना तुम बच्चा मत पैदा करना। उनको ये जालिम समाज देखने नहीं देना। शायद कई लोगों को ये सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आजकल हमारे देश के घरों में जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ना, ये 100% सच है और इसमें मैंने 1% झूठ भी नहीं मिलाया है। यही हाल दुनिया भर का है। 2020 में दुनिया के करीब 100 देशों में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे था। यानी 100 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या अगले कुछ सालों में कम होना शुरू हो जाएगी और भविष्य में इस फर्टिलिटी रेट के बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। रिसर्चर्स के अनुसार 2050 तक 100 के बजाय 155 देशों की फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो जाएगी। अब आते हैं भारत पे। In India, wherever you go, you find that there are too many of us, herded like sheep. डेवलपिंग कंट्रीज में भारत पहला देश है जिसने 1952 में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। यह समय था जब भारत की फर्टिलिटी रेट 6 के आसपास थी, यानी हर महिला लगभग 6 बच्चे पैदा कर रही थी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत क्लिनिक्स एस्टैब्लिश किए गए, लोगों में जागरूकता फैलाई गई। आपने बचपन में दीवारों पर हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब लिखा हुआ देखा होगा। इसके अलावा इमरजेंसी के समय लोगों का जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन तक किया गया। इन सभी फैक्टर्स और बढ़ती एजुकेशन के चलते भारत की फर्टिलिटी रेट लगभग 5.7 से आज 2 पर आ चुकी है।
यानी हर महिला के 2 बच्चे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि भारत में 1 चाइल्ड फैमिलीज भी काफी कॉमन होती जा रही हैं। 2018 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने दिखाया कि यहाँ सिर्फ 24% शादीशुदा महिलाएं और सिर्फ 27% पुरुष ही दूसरा बच्चा चाहते हैं। घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे 2 ही अच्छे, घर के अंदर गया देखो 6 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। हमने दादा बाहर तो लिखा है बच्चे 2 ही अच्छे, नहीं हम गलत लिखता नहीं है, बच्चे 2 ही अच्छे है, 4 बदमाश है। अब प्रश्न उठता है कि फर्टिलिटी रेट गिरने के इस ट्रेंड के पीछे कारण क्या है। मुझे एक इंटरेस्टिंग ट्विटर या एक्स थ्रेड मिला जिसमें इसी बात पर डिस्कशन हो रहा था। एक्स यूजर सेजल सूद ने लिखा कि या तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो या फिर बच्चे, क्योंकि एक अच्छे स्कूल की साल भर की फीस ही 1.5 लाख रुपए है, तो दुखी रहने से अच्छा है बिना बच्चों के रह लो। ये बात काफी फैक्चुअल है। आज की तारीख में बच्चों की परवरिश का खर्च बहुत बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए दिल्ली के वैभव अग्रवाल और उनकी वाइफ नेहा हर साल अपने बच्चे की स्कूल फीस पर 1.56 लाख रुपए खर्चा करते हैं, जो कि अभी 2nd क्लास में है, जिसमें ट्यूशन फीस है, स्कूल बस की फीस है, स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों का खर्च है। उन्होंने अपने बच्चे को डांस क्लास में भी इनरोल करवाया जिसकी एनुअल फीस 26,000 है और स्विमिंग क्लासेस की फीस 12,000 है। मेडिकेशंस और वैक्सीनेशंस के 24,000, बर्थडे सेलिब्रेशंस के 40,000, कपड़े खरीदने के 36,000। ऐसे करके एक 6 साल के बेटे के गिने चुने खर्चों से ही साल के 3 लाख से ज्यादा रुपए हो गए। हायर एजुकेशन का खर्च और भी ज्यादा होता है आपकी डिग्री के हिसाब से। इंजीनियरिंग, लॉ या मेडिसिन की फीस 15 से 50 लाख तक जा सकती है, जैसे कि आज एक 5 साल की MBBS डिग्री का कॉस्ट आसानी से 50 लाख तक पहुंच सकता है। 2030 तक ये 80 लाख तक पहुंचने वाला है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए इन्वेस्टमेंट तभी से शुरू करना पड़ जाती है जब वो बच्चा पैदा होता है। अब जब एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन और लाइफस्टाइल देने के लिए इतना पैसा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कई पेरेंट्स अपना और बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड गिराने के बजाय एक ही बच्चे को अच्छी लाइफस्टाइल देने पे फोकस करते हैं। वापिस उसी एक्स थ्रेड पर जाए तो मनीष रंजन लिखते हैं कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात जीवन के दृष्टिकोण की है। जब लोग अपनी लाइफ को बच्चे पैदा करने और बंध जाने की जगह पे दूसरी पॉसिबिलिटीज की तरफ खोलते हैं तो लोगों की प्रायोरिटीज बदल जाती है। ये बात भी सच है। हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अब घर से दूर और लंबे समय तक काम कर रही हैं। मेडिसिन, लॉ और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में तो वर्कफोर्स में आने से पहले कई सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है। इस ट्रेंड का एक रिजल्ट ये निकला है कि अब ज्यादातर एडवांस सोसाइटीज में महिलाएं 30 साल की उम्र तक अपनी फैमिली शुरू कर रही हैं। देर से शादी करने का फायदा यह है कि महिलाओं की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह है कि इसके बाद महिलाओं में बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। ये कैपेसिटी 30 की एज के बाद ही कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन 35 से 42 के बीच तेजी से गिरती है। तो ढेर सारे बच्चे पैदा करने के लिए ज्यादा टाइम बचता नहीं है। इन कारणों से हाई इनकम कंट्रीज में कई महिलाएं तो बच्चे पैदा कर ही नहीं रही हैं। यूके, जर्मनी, नेदरलैंड्स और यूएस में 5 में से 1 महिला जो अपने लेट 40s में है वो चाइल्ड फ्री है, और इटली, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में तो 4 में से 1 महिला चाइल्ड फ्री है। इसके अलावा यंग एडल्टहुड अपने 20s को हमारी जनरेशन एक्सप्लोरेशन का टाइम समझती है। पढ़ना, ट्रैवल करना, अपना करियर बनाना, अपनी पहचान बनाना, ये इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं अधिकतर लोगों के जो अपने 20s में है, बजाय शादी करके बच्चा पैदा करने के। इसका प्रूफ यह है कि भारत में शादी करने की एवरेज एज लगातार बढ़ती जा रही है। साउथ इंडिया के राज्यों का ज्यादा बच्चे पैदा करने को बोलने के पीछे एक पॉलिटिकल रीजन है। जब अगला सेंसस 2026 में खत्म होगा तो किस राज्य की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर लोकसभा की सीट्स बांट दी जाएंगी। अब चूंकि साउथ के राज्यों की जनसंख्या कम है तो उनके लीडर्स को डर है कि डीलिमिटेशन के बाद उनके राज्यों में कम सीट्स आएंगी और ओवरऑल साउथ इंडिया का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इस वीडियो का फोकस वो नहीं है, वो अलग टॉपिक है। हम यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन की बात करेंगे। लैंडसेट की एक स्टडी प्रेडिक्ट करती है कि 2050 तक भारत की फर्टिलिटी रेट 1.29 तक पहुंच सकती है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे है। इसका परिणाम यह होगा कि 2050 तक हर 5 में से 1 भारतीय सीनियर सिटीजन होगा और उनका ध्यान रखने के लिए जवान लोग कम होंगे। सीनियर सिटीजन वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं होते, मतलब वो काम नहीं करता है और उनका मेडिकल कॉस्ट भी ज्यादा होता है, तो इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। एक तरफ तो कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और दूसरी तरफ बूढ़े लोगों के लिए हेल्थ केयर से वो भी ज्यादा समय तक जी रहे हैं। मतलब अभी की तारीख में भारत की जनसंख्या में जो जवान लोगों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है वो आने वाले समय में शिफ्ट होने वाला है और पूरी पॉपुलेशन की एवरेज एज बढ़ने वाली है।
किसी भी देश के एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी एवरेज उम्र बढ़ने की इस पूरी खेल को कहते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट। और ये चीज दुनिया के कई अमीर देशों में हो चुकी है या हो रही है। बस प्रॉब्लम यह है कि फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों को 120 और 80 साल लगे अपनी बूढ़ी पॉपुलेशन की जनसंख्या 2 गुना करने में, 7% से 14%। पर भारत में यह बदलाव केवल 28 सालों में ही होने वाला है। पर प्रॉब्लम यह है कि भारत उतना अमीर नहीं है जितने बाकी के देश हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश को देखिए, यहाँ की फर्टिलिटी रेट है 1.5 जो स्वीडन के बराबर है, लेकिन यहाँ की पर कैपिटा इनकम स्वीडन से 28 गुना कम है। जब अगले कुछ दशकों में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ेगी तो स्वीडन में तो पैसा है, वो लोग व्यवस्था कर लेंगे, पर क्या आंध्र प्रदेश अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को ज्यादा पेंशन, अच्छी हेल्थ केयर और दूसरे तरीकों से सोशल सिक्योरिटी दे पाएगा? शॉर्ट में बोले तो भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा होता दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। इसकी और चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे, पर इससे हमें यह तो समझ आ जाता है कि भारत और दूसरे देशों की सरकारें ज्यादा बच्चे क्यों चाह रही हैं। फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में कई तरह की पॉलिसीज देखने को मिल रही हैं। जैसे चाइनीज गवर्नमेंट एजुकेशनल कॉस्ट को कम करेगी, हाउसिंग सपोर्ट देगी, काम करने वाली महिलाओं को भी बेनिफिट्स देगी। साउथ कोरिया और जापान ने भी इसी तरह की कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, लेकिन इन पॉलिसीज से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। बच्चे अभी भी कम ही हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉलिसीज बच्चे पैदा करने के बोझ को केवल ऊपरी तौर पे कम करती हैं। उन सब बातों का क्या जिन्हें पॉलिसी से ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे लोगों के बीच रिलेशनशिप्स बनाना या उन्हें मेंटेन करना, या फिर लोगों की ये जो प्रेफरेंस बदल चुकी है, चाइल्ड फ्री लाइफ को जो अपनाना लोग पसंद कर रहे हैं, उसको कैसे बदलेंगे। कुल मिलाकर पॉलिसी से गिरती हुई फर्टिलिटी को रिवर्स कर पाने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर। फर्टिलिटी रेट इस पर भी डिपेंड करती है कि लोगों की नजर में एक आइडियल फैमिली साइज क्या है, और ये इस पर डिपेंड करता है कि वो लोग जिस फैमिली में जन्मे हैं उस फैमिली का साइज क्या है। जैसे जैसे दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, और वैसे ही हमारा फैमिली साइज का कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आज की तारीख में जो भी यंग एडल्ट्स हैं, उनके लिए सिंगल चाइल्ड फैमिली ना सिर्फ उनका खुद का अनुभव रहा है, बल्कि उनके लिए आइडियल भी वही है। वो भी अपनी फैमिली उतनी ही बड़ी रखना चाहते हैं। तो अब जब चाइनीज गवर्नमेंट फर्टिलिटी बढ़ाना चाह रही है तो लोग उस बात को मान नहीं रहे। इसे बोलते हैं लो फर्टिलिटी ट्रैप। इस हाइपोथेसिस के अनुसार एक बार अगर फर्टिलिटी रेट 1.5 से नीचे गिर जाती है तो उसे दोबारा उठा पाना बहुत ही मुश्किल और लगभग असंभव होता है। साउथ इंडिया के भी कई राज्यों में ये हो रहा है, वहां फर्टिलिटी रेट काफी गिर चुकी है। तो ये था सरकार का पर्सपेक्टिव। ओके, अब ओवरऑल क्या लो फर्टिलिटी रेट सच में इतनी बुरी चीज है? इसके अपने चैलेंजेस तो हैं ही जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं, पर इसके कुछ फायदे भी हैं। लो फर्टिलिटी रेट इंपॉर्टेंट है ताकि धरती पे जनसंख्या का बोझ कम किया जा सके। जब लोग कम होंगे तो पानी, बिजली, जमीन जैसे रिसोर्सेज पर भी बोझ कम पड़ेगा और सभी के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। अभी जो धरती का अलग अलग तरीकों से विनाश हम कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। हालांकि ये अचानक से नहीं होगा, इसका प्रभाव आज से 50-60 साल बाद दिखना शुरू होगा, इस सदी के अंत तक। कम बच्चे पैदा करने का ये भी मतलब है कि यंग और मिडिल एज्ड एडल्ट्स, खासकर की महिलाएं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए ज्यादा समय और एनर्जी लगा सकते हैं। तो शायद ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन उतनी भी बुरी चीज नहीं है। बस अब ये देखना है कि हमारी सरकारें कैसे अपनी बूढ़ी पॉपुलेशन के लिए पेंशन या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आती हैं और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। इस सब के लिए फिलहाल हमें बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होगी, जो कि हो सकती है क्योंकि अभी तो पॉपुलेशन जवान है। अगले 20 सालों में इस यंग जनरेशन की मदद से भारत कितनी संपत्ति इकट्ठा करता है, उससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करता है, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कैसा होता है, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती है, इस सबसे तय होगा कि आने वाली बूढ़ी जनरेशन के लिए चीजें कितनी आसान या कितनी मुश्किल होंगी। तो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन का टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सरकारें चाह रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा हो, पीपल जो लोग पावर में बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि थोड़े ज्यादा बच्चे पैदा हो, पर लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फर्टिलिटी रेट और गिरने ही वाली है आने वाले समय में। इससे पृथ्वी को फायदा होगा, लेकिन वो बहुत आगे चल करके होगा, जब पॉपुलेशन एक्चुअल में डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि जो अभी हमें बोला जाता है हर बात के सोल्यूशन में ही क्लाइमेट चेंज हो गया, एनिमल क्रूरल्टी होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी, सबके जवाब में हमको आमतौर पर लोग यही बोलते देखते हैं कि भाई जनसंख्या कम कर दो, सब अपने आप हो जाएगा। जनसंख्या कम हो रही है, होने वाली है आने वाले समय में, पर उसका मतलब ये नहीं कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं इनका सोल्यूशन एकमात्र यही है कि जनसंख्या कम कर दो, सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली में ये बोलना हमको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए।
आज की तारीख में जनसंख्या कम करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, एटलीस्ट अभी तो। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।